नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश। सबसे पहले बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की मुलाकातों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी हो चुकी है। 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चलने वाली तमाम योजनाओं की और कामों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। करीब घंटे भर चली मुलाकात के दौरान शिवराज ने प्रधानमंत्री को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप सौंपा। साथ ही बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियों को किस तरह बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मध्य प्रदेश से अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी का 1% लोन की अनुमति का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। मध्य प्रदेश में जो अतिवृष्टि और कीट व्याधि के कारण फसलों को नुकसान हुआ, उस पर भी चर्चा करके मैंने मध्य प्रदेश को और सहायता दी जाए इसका आग्रह किया। जो केंद्र की योजनाएं हैं वो जैसी चल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना हो, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, उसका उपयोग हो, एफपीओज बनाना हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का सशक्तिकरण हो, उसमें काफ़ी अच्छा काम चौतरफा मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री से शिवराज की मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आला कमान को भरोसे में लेकर ही मुख्यमंत्री अपनी टीम में नए सदस्यों को शामिल करना चाहते हैं। वहीं दिल्ली में चल रहे मंथन के बीच तय माना जा रहा है कि पार्टी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की कार्यकारिणी की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। लेकिन सिंधिया समर्थकों को संगठन से बाहर रखने की खबरों ने कांग्रेस को एक बार फिर सिंधिया और बीजेपी पर तंज कसने का मौका दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जी का अपना विवेक अधिकार है कि वो किसको कितना यहाँ पे रोल देते हैं। उसमें मुझे लगता है कि सबका मिलकर एक सामंजस्य और समन्वय बनेगा। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति अब सिंधिया समर्थक नहीं है, अब सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और सिंधिया जी भी अपने आप में इस बात को कह चुके हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता है। वो तो कहा है ना उनने कि पहले ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग में जो पास होगा उसको लेंगे, तो अभी तो ट्रेनिंग तो हो पहले। मुख्यमंत्री और बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि वो किसे कैबिनेट में जगह दें और किसे प्रदेश संगठन में सेट करें, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के चलते भी पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का जोखिम नहीं उठाना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, ये जो दौरा, ये जो मुलाकातें हुई, इसमें प्रदेश को काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं, उम्मीदें राहत की और उम्मीदें आने वाले वक्त में जो नियुक्तियों की राह देख रहे हैं, जो अपने पदों की चाह रखते हैं, उनको भी उम्मीदें इस दौरे से थीं। हालांकि इस बारे में कोई डिटेल पता चला नहीं। क्या मिला इस दौरे से? देखिए पुनीत, बिल्कुल अगर बात करें तो प्रदेश को जो मिलना है वो तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस समय केंद्र सरकार की आर्थिक स्थिति और मध्य प्रदेश का सरकार की आर्थिक स्थिति जो है किसी से छुपी नहीं है। लिहाजा जो बातचीत थी प्रधानमंत्री से, वो मध्य प्रदेश की जीडीपी का 1% लोन आने वाले समय में सरकार के कामकाज चलाने के लिए कम से कम लेने का जो आग्रह था वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। पर लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा बीते दिनों में जो मदद की गई थी, खासकर अगर बात करें तो कोविड-19 के दौर में जो केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी गई थी, उसको लेकर धन्यवाद अदा किया गया। इस पूरे दौरे के पीछे सियासी मायने काफी ज्यादा निकाले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के बाद में पहली बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात है। लिहाजा ये मुलाकात अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि जिस समय सरकार बनी थी उस समय प्रदेश की स्थिति काफी ज्यादा अलग थी और उसके बाद में उपचुनाव के बाद में जो कई ऐसे चेहरे हैं जो सरकार में भागीदारी चाहते हैं, खासकर अगर बीजेपी के चेहरों की तरफ से बात किया है, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक चुनाव जीत कर आए हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो, इस लिहाज से शिवराज सिंह चौहान का यह दिल्ली दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से जो चर्चा हुई वो मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई, कोविड-19 को लेकर
प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनको लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर राज्यों से जो सलाह और सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्रियों की बैठक में मांगे थे, मध्य प्रदेश सरकार की क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पर लेकिन बीजेपी के दूसरे सीनियर नेताओं से मुलाकात, खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के अपने आप में काफी मायने निकाले जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार में भागीदारी बीजेपी के नेता हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हो, जो भागीदारी चाहते हैं, उनके लिए यह बैठक अपने आप में काफी अहम है। सूत्रों की माने तो इसमें मंत्रिमंडल विस्तार के जो संभावित चेहरे हैं, न केवल उनके नामों पर चर्चा की गई है, बल्कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर किन चेहरों को मंत्री दर्जा दिया जाना है, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल जब भोपाल आए थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में उनकी बैठक हुई। उसके साथ में दोनों नेता ओरछा के लिए रवाना हुए और दोनों नेता ही साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। यानी कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे की टोटल मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच में थी और चर्चा के लिए एकांत का जो समय मिला था उसमें यह कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक है, जो चुनाव हारे हैं, चाहे उनको मंत्री दर्जा देने की बात हो या फिर संगठन से जुड़े या फिर सरकार में जुड़े दूसरे जो बड़े नेता हैं उनको भागीदारी की बात हो, इसको लेकर अपनी पसंद नापसंद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताई है। वहीं पर बीजेपी के सामने जो मुश्किल है कि उनके सीनियर नेताओं को किस तरीके से एडजस्ट किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संगठन के बड़े नेताओं से बात की है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, उनके सामने इस बात को रखा गया है कि बीजेपी के अंदर कई सीनियर नेता चाहते हैं कि उनको भी अब जब सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं भागीदारी दी जाए और सरकार में अगर मंत्री पद का पर खाली और विस्तार होता है तो उन चेहरों को शामिल किया जाए। हालांकि जो बात अब सामने निकल कर आई है उसमें यह बात निकल कर आई है कि फिलहाल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जाएगा। केवल 2 चेहरे जो कि मंत्री पद छोड़कर चुनाव जीत कर आए हैं, जो कि पहले से दावेदार अपने आप में बने हुए थे और शुरुआती तौर में जिन 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी उनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो 2 समर्थक थे, तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, केवल इनको जगह मंत्रिमंडल में दिलाई जाएगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके पारिवारिक कार्यक्रम में लिहाजा वो अवकाश पर चल रही हैं। जैसे ही वो अवकाश से वापस आती हैं तो मंत्रिमंडल की तारीख तय करने के बाद में दोनों को शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद में जो भी नियुक्तियां हैं सरकार में उनको आगे के लिए टाला जाएगा, जिससे कि बीजेपी के अंदर असंतोष ना हो और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनका भी धैर्य बना रहे। लिहाजा आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, पंचायत और निकाय चुनाव के चलते बीजेपी फिलहाल कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 2 चेहरों को लेकर स्थान मिलना तय माना जा रहा है। आगे मंत्रिमंडल का विस्तार आगे किया जाएगा, पर नाम जो है वो फिलहाल इस पूरे दौरे में तय कर लिए जाएंगे, ये माना जा रहा है। आज जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात जो है वो आने वाले समय में हो सकती है। लिहाजा ये दौरा अपने आप में काफी अहम, न केवल प्रदेश के विकास से, प्रदेश सरकार के कामकाज से, विकास के, कोविड-19 में कैसे सरकार काम कर रही हो उस लिहाज से, पर लेकिन सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल मध्य प्रदेश के अंदर जिस पर निगाह बनी हुई है सरकार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उस लिहाज से दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पुनीत, और नेताओं से चर्चा जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर रही है जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे डिटेल के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये बात तय है कि ये दौरा हो चुका है। इस दौरे से प्रदेश के विकास को लेकर जो बातें की गई, जो उम्मीदें लगाई गई, वो कितनी ज़मीन पर आती हैं और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर जो वार्तालाप हुआ है या नहीं हुआ, जिसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, इसका असर मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों में दिखाई पड़ेगा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं और इसके बाद दोनों दलों ने भितरघातियों को पहचाना और इन पर कार्रवाई की तैयारी की। लेकिन फिर नगरीय निकाय चुनाव की आहट आ गई और इस पर दोनों दल अब बैकफुट पर हैं। उपचुनाव के नतीजों के बाद सबसे पहले बीजेपी ने पूर्व विधायक सत्यपाल सिंह की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता निरस्त कर दी थी। पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार, उनके बेटे मुदित शेजवार, इनके साथ साथ पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार, इनको नोटिस दिया था। नोटिस के बाद तीनों नेताओं पर कार्रवाई तय मानी जा रही थी और जल्दी मानी जा रही थी। वहीं परिणाम के अगले दिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक बुलाई और भितरघातियों की जानकारी जुटाई थी और ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई का संकेत कांग्रेस में भी था। इस बीच उपचुनाव में हारे सिंधिया समर्थक बीजेपी के भितरघातियों के खिलाफ मुखर हुए। उपचुनाव में प्रत्याशियों को हराने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही थी। इस बीच नगरीय निकाय चुनाव की सुबुगाहट तेज हो गई और दोनों दलों ने भितरघातियों पर कार्रवाई के बजाय चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना जरूरी समझा। कांग्रेस का तर्क है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसका चुनाव से कोई लेने देना नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जरूरी नहीं कि कार्रवाई सार्वजनिक की जाए। AICC तक बात जाती है और वहाँ से इसमें कार्रवाई होती है। तो हमारी जो अनुशासन समिति है
अनुशासन समिति में मामला रखा जाएगा, डिस्कशन होगा, लोगों को सुनवाई का अवसर देंगे, कार्रवाई होगी। पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के मामले में किसी आने वाले चुनाव के मद्देनजर कोई समझौता नहीं करती है। लव जिहाद रोकने के लिए मध्य प्रदेश में बनने जा रहे कानून पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बड़ा बयान दिया। तनखा ने कहा कि जब कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है और इलाज में लापरवाही के मामलों से जनता त्रस्त है, तब अचानक इस कानून को लाने की क्या जरूरत पड़ गई। विवेक तनखा ने इस कानून को जनता की भावनाओं से खिलवाड़, उसका ध्यान मूल मुद्दों से भटकाने की सरकारी कवायद बताया। तनखा ने कहा कि इस तरह से यह कानून महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है। अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी हर महिला को होनी चाहिए। उन्होंने कहा महिलाओं की इच्छा के खिलाफ शादी होने पर पहले से ही कानून बने हुए हैं। ऐसे में लव जिहाद रोकने के नाम पर सरकार सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, इस पर राजनीति कर रही है। ये लव जिहाद का जो कानून है ना, ये डाइवर्ट करने का कानून है। मतलब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करो। कोविड में तो इसमें कोविड फैला हुआ है, लोगों की डेथ्स हो रही हैं, मिसमैनेजमेंट अस्पतालों में रहा है कितना। आप ये सब छोड़ के लव जिहाद में लगे हो। आप क्या लोगों की फीलिंग के साथ मजाक कर रहे हो? दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर के किसानों का आंदोलन जारी है। मध्य प्रदेश से भी किसानों का जत्था दिल्ली पहुंच चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि आंदोलन किसानों का नहीं बल्कि कांग्रेस का एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने जहां जहां मोदी सरकार के खिलाफ प्रायोजित आंदोलन करवाए, वहां कांग्रेस को नुकसान ही हुआ है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के किसानों को कांग्रेस ने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का निर्णय किसानों के हित में क्रांतिकारी है। वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का कहना है कि किसान खुद कहते हैं कि उनका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा इसे बीजेपी समझना ही नहीं चाहती। किसान आंदोलन जो है ये किसानों की संस्था है। वो लोग कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का इससे कोई लेन देना नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि नरोत्तम मिश्रा जी उनकी भाषा को समझ रहे होंगे। कोई भ्रम फैलाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, कांग्रेस जिस प्रोग्राम को स्पॉन्सर, आप बताओ क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है, बाकी जगह किसान नहीं है? बहुत जल्दी किसान को समझ में आ जाएगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। इधर मध्य प्रदेश में 28 दिसंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में कांग्रेस बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बीजेपी सरकार को सदन में घेरने के लिए कांग्रेस ने अपने शैडो कैबिनेट के जरिए सरकार को परेशान करने की या घेरने की तैयारी की। कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे सभी पूर्व मंत्रियों ने अपने विभागों की जानकारी के मुताबिक बीजेपी सरकार के 8 महीने के कार्यकाल की गड़बड़ियों को खंगालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायकों ने गड़बड़ियों, अनियमितताओं को लेकर खुद भी सवाल लगाए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, कांग्रेस को उम्मीद थी कि सत्र हफ्ते भर का होगा, लेकिन बीजेपी सत्र छूटा रखती है क्योंकि सदन में जनहित के मुद्दे न उठ पाए। 3 दिनों के छोटे सत्र में बीजेपी लव जिहाद का मुद्दा लाएगी, लेकिन कांग्रेस कोरोना, पेट्रोल डीजल की कीमत, किसानों की फसल बीमा, बिजली बिल जैसे तमाम जनहित के मुद्दों पर सवाल लगाएगी। जरूरत पड़ी तो कांग्रेस विधायक बड़े मुद्दों पर ध्यान आकर्षण भी लगाएंगे। विधानसभा में मुद्दे न उठे, जनहित के मुद्दे न उठे। अब 3 दिन का सत्र है, उसमें एक आध दिन कुछ श्रद्धांजलि में चला जाएगा, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में, और तीसरे में ले आएंगे लव जिहाद। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे सत्र के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी विकास को आगे बढ़ाने वाली पार्टी, और हमारी तैयारी है कि अलग अलग विधेयक लाकर हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि सत्र को खराब करने का प्रयास करेगी तो जनता उसको आने वाले नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में और मुंहतोड़ जवाब देगी। विदिशा के सिरोंज तहसील कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान आज हड़कंप की स्थिति बन गई। नायब तहसीलदार के दुर्व्यवहार से आहत एक किसान दंपति ने कार्यालय परिसर में बरगद के पेड़ पर फंदा डालकर फांसी लगाने की कोशिश की। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने अचेत अवस्था में किसान को नीचे उतारा और एसडीएम की गाड़ी से सिरोंज के राजीव गांधी स्मृति चिकित्सालय ले जाया गया। यहाँ उसका इलाज जारी है।
बताया जाता है कि सिरौंज तहसील के ग्राम कजरी बरखेड़ा के किसान दंपति अपनी 5 बीघा खेती के बीच में आने वाले पहुंच मार्ग पर गांव के दूसरे लोगों के कब्जे से परेशान हैं। इसकी शिकायत कलेक्टर से, एसपी से लेकर सिरौंज तहसील दफ्तर में वो कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। पीड़ित किसान की पत्नी संपत बाई का कहना है कि जन सुनवाई में आज वो फिर आवेदन लेकर नायब तहसीलदार मैडम के पास गईं, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और वहां से भगा दिया और इसी बात से आहत होकर एक कदम उठाया। हमारी सुना कर चिचकार के भगा दे, दो टोकरा टोकरी। क्या कहने लगी? कहीं कोई सुनवा नहीं है, कहीं जाओ, कहीं बैठो तो बैठो, ना बैठो तो घरे जाओ। कहीं सचेत पड़ा हुआ था, फांसी लगाते थे, देखा नहीं किसी ने, लेकिन बता रहे हैं कि फांसी लगाने की कोशिश की तो हमारे तत्काल जो मौके पर नायब तहसीलदार थे उन्होंने तत्काल मेरी गाड़ी से उनको हॉस्पिटल ले गए और प्रायोरिटी हमारी यही थी कि तत्काल वो व्यक्ति ठीक हो जाए, क्योंकि अचेत था तो उसको हॉस्पिटलाइज कराना जरूरी था। और हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, बताएं पूरा वाकया और क्या स्थिति है अभी दंपति की, किसान की? पुलिस जी, बिल्कुल बड़ा कमाल का मामला है। जन सुनवाई है, जनता की सुनवाई के लिए पूरा मामला है, लेकिन आजकल विधि चले में ये देखने में आ रहा है कि जन सुनवाई में लोगों के निराकरण नहीं हो पा रहे। एक सिरौंज का तहसील का एक मामला ऐसा ही आया है आज जन सुनवाई में, जहाँ पीड़ित संपत बाई और उनके पति भज्जू अहरवार दोनों लगातार आवेदन देते आ रहे हैं, कई महीनों से आवेदन देते आ रहे हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर को दिया है, एसपी को भी दिया है, एसडीएम सिरौंज को भी दिया है, तहसीलदार को भी दिया। आज नायब तहसीलदार के जब दरवाजे पर वो पहुंची हैं तो नायब तहसीलदार से उन्होंने गुहार की कि देखिए मेरी 5 बीघा जमीन हो रही है और लगातार ये बोनी का समय है और हमें रास्ता नहीं निकलने दे रहा। दो लोग दबंग लोग जो कब्जा किए हैं, आप उस रास्ते को कृपया खुलवा दीजिए। नायब तहसीलदार ने उसकी कोई बात सुनी नहीं, कहा लगातार अब घर निकलो तुम अपने, और वो उनको धुतकार लगाई। अब धुतकार लगाने के बाद निश्चित है कि किसान आहत हुआ, अभी लगातार खेती का समय चल रहा है और उसको रास्ता मिल नहीं पा रहा अपने खेत पर पहुंचने का। उससे बाहर आकर ऑफिस के ही बाहर परिसर में बरगद के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी लगाकर फांसी का फंदा लगाने का प्रयास किया। हालांकि अच्छा रहा कि वहाँ बहुत लोग मौजूद थे। फौरन अचेत अवस्था में एसडीएम की गाड़ी से फौरन उसको जिला अस्पताल सिरौंज लेके गए, अस्पताल सिरौंज लेके गए और एसडीएम के मुताबिक उन्होंने अपनी गाड़ी से बाकायदा उसको भिजवाया है। अब एसडीएम जरूर अंजलि शाह इस बात को कह रही है कि जो भी किसान की परेशानी होगी हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे। उनके पास ऐसी जानकारी आई और उनको भी आवेदन प्राप्त हुआ। पुनीत जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनोज जैसे हमको बता रहे थे कि नायब तहसीलदार ने सुनवाई नहीं की, सुना नहीं, अनसुना किया, बल्कि फटकार के वहाँ से भगा दिया। इस बात से आहत होकर ये दंपति ने ऐसा कदम उन्होंने उठाया। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब जांच कराने की और इस पर एक्शन लेने की बात की जा रही है। 38 साल के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर घाटी गांव सोन चिरैया अभ्यारण्य में बसे 23 गांव पर लगी सारी पाबंदियों को खत्म कर दिया। ये फैसला राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड के अनुशंसा पर राज्य शासन ने सोन चिरैया अभ्यारण्य के डी नोटिफिकेशन की अधिसूचना जारी की, क्योंकि बीते कई साल से सोन चिरैया को देखा नहीं गया था, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों रुपए का फंड रिलीज होता रहा और ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इस अभ्यारण्य क्षेत्र को अलग करने के मूड में थे। इस पर अब मंजूरी मिल चुकी है। पाबंदियां हट जाने के बाद अब 23 राजस्व गांव के लोग न सिर्फ अपनी जमीन की खरीदी बिक्री कर पाएंगे, बल्कि वो सभी तरह के निर्माणों के लिए स्वतंत्र होंगे। इससे गिरवाई में बंद 107 फैक्ट्रियां शुरू होंगी। घाटी गांव क्षेत्र में स्थित सफेद पत्थर की खदानों की नीलामी का रास्ता भी इससे खुल गया। लोगों के लिए अच्छा हो गया। लोगों को जो एक एलियनेशन हो गया था पक्षी के साथ, कि मतलब लोग अपने ज़मीन नहीं बेच पा रहे थे, अपना जो है काम धंधा नहीं कर पा रहे थे। उस कारण से जो है जो पेरिफेरी में रेवेन्यू एरिया है, जो एज सच हैबिटेट का जो है पार्ट भी नहीं है, तो उसको जो है बाहर कर देना, ये बहुत ही सही डिसीजन लिया है सरकार। शिवराज सिंह जी देखिए सिर्फ घोषणाएं करते हैं और क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसा लगा के ठेकेदारों के माध्यम से पैसा भाजपा ले लेती है। क्या ऐसी आवश्यकता है कि हम अभ्यारण्य के क्षेत्र को छेड़ें? मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत कदम है और सिर्फ अपने लोगों को लाभान्वित करने के लिए भाजपा ने किया है। और चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। लंबे घमासान के बाद आज दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हुई। दिल्ली में विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीब 4 घंटे तक बैठक चली। हालांकि ये बातचीत बेनतीजा रही। 3 दिसंबर को एक बार फिर बैठक होगी।
मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन विस्तार को लेकर दिल्ली में चल रहे मंथन के बीच तय माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा की कार्यकारिणी की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। कार्यकारिणी में शामिल नामों की सूची पहले ही दिल्ली भेजी जा चुकी है। 9 महीने के बाद गठित हो रही टीम में 10 उपाध्यक्ष और 10 मंत्रियों की नियुक्ति की जानी है। सख्त आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश में कई शहरों में पटाखों पर प्रतिबंध न लगाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में चुनौती दी गई थी। मध्य प्रदेश में निजी और सरकारी कॉलेजों में नियमित क्लास शुरू होने को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीते दिनों उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने दिसंबर से नियमित क्लास शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने यू टर्न ले लिया। फिलहाल सभी की क्लास ऑनलाइन ही संचालित होंगी। मुरैना के दिमनी थाना क्षेत्र स्थित बरैथा गांव के कृष्ण मंदिर से देर रात अज्ञात चोरों ने भगवान कृष्ण की मूर्ति चोरी कर ली। पुजारी एक सत्संग से लौटे और सुबह देखा मूर्ति मंदिर में नहीं पाई। पुजारी के मुताबिक मूर्ति लगभग 300 साल से ज्यादा पुरानी थी। इंदौर में नगर निगम का गुंडे बदमाश माफिया पर कार्रवाई जारी है। आज निगम की टीम ने बदमाश रघुवीर सिकलीगर के कब्जे पर बुलडोजर चलाए। आकाश नगर इलाके में निगम ने पुलिस बल के साथ में कार्रवाई अंजाम दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।